मैं रामशरण, प्रवक्ता हिंदी, डाइट फिरोजाबाद। पिछली वीडियो में हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी भाषा के अंतर्गत दूसरी इकाई के ऊपर वीडियो दिया जा चुका है। आज हम तीसरी इकाई, जिसका नाम है गद्य एवं पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण एवं लय के साथ बोलना और पढ़ना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम पढ़ने को किस तरीके से देखते हैं। पढ़ने के तरीके में क्या होता है, वाचन। जब हम पढ़ रहे हैं तो वाचन कर रहे होते हैं। वाचन में क्या है, हमारी मुद्रा क्या है और शैली क्या है। मुद्रा का यहाँ तात्पर्य यह है कि हम किस तरीके से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और शैली क्या है, शैली ये है कि हम ऐसे पढ़ें कि गद्य गद्य की तरह लगे, निबंध निबंध की तरह लगे। ऐसा ना हो कि निबंध कविता की तरह लगने लगे और पद्य निबंध की तरह। इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आपके डीएलएड पाठ्यक्रम में गद्य एवं पद्य के अंशों को दिया है बस, ताकि आप खुद पढ़ सकें और ये जाकर आप विद्यालयों में भी बच्चों को बता सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये तीसरी इकाई महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि हमारी अभिव्यक्ति कौशल महत्वपूर्ण होती है। अभिव्यक्ति हम चाहे लिख कर सकते हैं या बोलकर, इसलिए तीसरी इकाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि जब हम जानकार रहेंगे या हम जानते रहेंगे कि अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी है, तभी हम कर पाएंगे। अब अगला इसमें पॉइंट आता है कि इसका महत्व क्या है। महत्व बहुत है इसमें। जब हम भाषण देते हैं, जब हम कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो हम ये जान रहे होते पहले से ही कि कहानी हमें किस तरीके से पढ़ना है, कविता हमें किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि कविता हम पढ़ रहे हैं वीर रस की और उसका भाव पढ़ रहे हैं श्रृंगार रस में। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने का महत्व यही होता है। और उसके बाद इसमें विशेषताएं हैं। वाचन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें वर्णों के उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए। वर्णों के उच्चारण का ज्ञान, कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। और उसके बाद इसमें आता है वाचन के शिक्षण में क्या उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य क्या है, वाचन का शिक्षण हम क्यों कराते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि बल घात और स्वराघात का ज्ञान बच्चों को हो जाए। अब यहाँ पर बलाघात क्या होता है, जब कोई अक्षर हम बोलते हैं तो उसमें जिस अक्षर पर, जिस वर्ण पर ज़्यादा बोलते हैं वहाँ पर बलाघात होता है। इसी प्रकार से ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके हम स्वरों पर ही ज़्यादा दबाव देते हैं, स्वरों पर ही ज़्यादा बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है वाचन के प्रकार, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन क्या है, यहाँ पर सस्वर वाचन अध्यापक करता है और उसके बाद बच्चे करते हैं। अब सस्वर वाचन और मौन वाचन क्या है। मौन वाचन प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम अभ्यास करा सकते हैं, जिससे कि जब बच्चे आगे जाएं तो इसका उन्हें लाभ मिले। अब इसमें अगला बिंदु आता है सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या हैं। सस्वर वाचन के उद्देश्य हैं, पहला कि उन्हें स्वर का ज्ञान हो जाए, लय के साथ कविताओं को पढ़ सकें, कविताओं का मूल भाव क्या है उसको समझ पाएँ, उसमें कौन से रस, कौन से छंद, कौन से अलंकार हैं, इसका भी प्रयोग कर पाएँ। सस्वर वाचन से एक लाभ और होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके सहपाठी जो होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं, और वो सुन रहे होते हैं तो उनका भी उच्चारण शुद्ध होता है। उसके बाद सस्वर वाचन के गुण क्या हैं, जो हमें लाभ मिलते हैं वही इसके गुण हैं। उसके बाद आता है सस्वर वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। सस्वर वाचन के भी दो भेद हो गए। आदर्श वाचन क्या है, आदर्श वाचन कभी कभी शिक्षक भी करता है और कभी कभी क्लास में जो अच्छा बच्चा होता है शिक्षक उसके द्वारा भी आदर्श वाचन करवाता है, उसके द्वारा आदर्श वाचन करवाता है और उसके पीछे अनुकरण किया जाता है।
उसके पीछे अनुकरण अन्य बच्चे करते हैं। जंगल में एक शेर रहता था। ये अध्यापक ने बोला, जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत ही चालाक था। वहाँ पर एक खरगोश भी रहता था। तो इस उदाहरण को जब पहली लाइन में जंगल में एक शेर रहता था, तो बच्चे भी इसी को क्या करेंगे, दोहराएंगे, जंगल में एक शेर रहता था। यहाँ पर जब अध्यापक ने जंगल में एक शेर रहता था वाक्य को बोला, तो यहाँ पर वो आदर्श वाचन कर रहा है। और उसके बाद जो बच्चे ने उसका अनुकरण किया, जंगल में एक शेर रहता था, तो यहाँ पर वो अनुकरण वाचन हो गया। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके संस्थान में भी प्रेयर होता है, प्रार्थना होती है, विद्यालयों में प्रार्थना होती है। जो बच्चे अच्छे वक्ता होते हैं उनको बुलाया जाता है। और आपके संस्थान में तो अब ऐसे भी चल रहा है कि रोल नंबर वाइज भी आप लोगों को, इसके पीछे भी चल रहा था कि हर रोल नंबर से हर बच्चे को यहाँ आना पड़ेगा, सदवाक्य बोलना पड़ेगा, प्रार्थना बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं बता रहा था कि अनुकरण होता क्या है, जब आप प्रार्थना बोलते हैं उसके पीछे अनुकरण करते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या आप जो कर रहे हैं वो आदर्श वाचन कर रहे होते हैं, और जब प्रार्थना आपके साथी बोले तो वो हो जाता है आपका अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन में भी वही चीज़, फिर इसमें अनुकरण वाचन भी दो प्रकार के, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। ठीक वही प्रेयर के चलने दीजिए, प्रेयर का संदर्भ आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रार्थना होती है तो व्यक्तिगत वाचन हुआ और अनुकरण वाचन। शास्त्र वाचन को भी दो भागों में बांट। व्यक्तिगत वाचन क्या है, आप किसी एक बच्चे से, हम रामू गांव में एक शरारती बालक था, हमने एक बच्चे से कहा कि रमेश ने जो बोला है उसका उसी को तुम दोबारा बोलो। रामू गांव में एक शरारती बालक था। लेकिन जब हम इसी वाक्य को पूरे कक्षे के बच्चों से बोलने के लिए कहेंगे, रामू गांव में एक शरारती बालक था, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामूहिक वाचन। अब उसके बाद आता है मौन वाचन। मौन वाचन का हमारे दैनिक जीवन से लेकर हमें उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए बहुत महत्व होता है। सबसे पहले क्या होता है, गद्य के पाठों को सस्वर में मौन वाचन पढ़ सकते हैं हम। गद्य के पाठ को पहले एक चीज़ यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो मौन वाचन होता है वह किसी भी कहानी, किसी भी कविता, किसी भी निबंध को पढ़कर हम अच्छे से उसके मूल भाव, मूल अर्थ, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इसको हम समझ पाते हैं। मौन वाचन का महत्व क्या है, मौन वाचन का महत्व हमें उच्च कक्षाओं में जाकर मिलने लगता है। प्रारंभिक कक्षाओं में उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता जितना कि मौन वाचन का महत्व होता है। मौन वाचन के बाद आता है आपका अगले पॉइंट है वाचन का उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। वाचन का उद्देश्य क्या है, वाचन का उद्देश्य, जैसे ही वाचन हम बोलते हैं क्या, हमें अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हम अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी आप नोट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए कि वाचन दो प्रकार से होते हैं, लिखित और मौखिक। जब हम लिख रहे होते हैं तब पर भी हम अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, वाचन में अभिव्यक्तित करते हैं हम। जब हम लिख रहे होते हैं तब पर भी हम अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, और जब बोल रहे होते हैं तो हम अभिव्यक्त कर ही रहते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले व्यवहार में, अब छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, यहाँ पर छोटी कक्षाओं के लिए हमें बच्चे को मात्राओं का ज्ञान, स्वरों का ज्ञान, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, इनका ज्ञान हो जाता है। अब अगले पॉइंट हम आते हैं वाचन के विविध पक्ष क्या है। वाचन की विविध पक्ष में क्या है, वाचन में हमें अक्षरों का स्वराघात और बलाघात का ध्यान, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि स्वराघात और बलाघात क्या होता है। एक बार पुनः आप ये देखिए कि बलाघात क्या होता है, जब हम किसी भी अक्षर पर बल देते हैं। अब जैसे आप लिख लीजिए राम संस्कृत जब बोलते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राम मह, हम म पर तो बल दे ही रहे हैं, उसके बाद जो विसर्ग है उस पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर पे आघात कर रहे हैं, स्वर पर हम बल
दे रहे हैं। जब स्वर पर हम बल दे रहे हैं तो रामः रामः बोलते हैं, और राम जब बोल दिया तो क्या हुआ, हम वर्ड पर बल नहीं दिया, राम हम रफ दे दिए बल, क्योंकि हम राम जब बोल रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की, या कह सकते हैं कि जो दीर्घ र है उसी पर बल दे रहे हैं, म पर नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम रामः कहते हैं तो यहाँ पर हम स्वर पर बल दे रहे होते हैं, और जब हम राम कहते हैं तो यहाँ हम र वर्ड पर बल दे रहे होते हैं, न कि म पर। बोलते हम र और म दोनों भी हैं, लेकिन हम र वर्ड पर ही बल दे रहे होते हैं। इस प्रकार से आप स्वराघात और बलाघात में अंतर समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इसमें आप एक पॉइंट और देख लीजिए कि महत्व क्या है, स्वर और इसका महत्व क्या है। वाचन का वही बात फिर मैंने बताया। अब हमें पढ़ना है, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। हमें ये पढ़ाना है। अब इसको वीर रसी कविता अगर इसे श्रृंगार रस में पढ़ाएंगे तो अच्छा ये नहीं होगा। उसका हम क्या रस भंग कर रहे हैं, उस रस को बच्चों के सामने या जहाँ भी हम कर रहे हैं, जिस भाव से कविता लिखी गई है वो भाव वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। एक पॉइंट यहाँ और भी आप नोट कर लीजिए कि स्वराघात और बलाघात, जैसा कि आपके पाठ 3 में ही दिया गया है कि आप गद्य और पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको पिछली कक्षाओं में बता भी चुका हूँ कि हमें वर्ण और स्वर का ज्ञान होना चाहिए कि उनका उच्चारण कहाँ से होता है। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं कि स्वर और वर्ण के उच्चारण के लिए संस्कृत में भी कुछ सूत्र हैं जिनके अनुसार हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अ में दोनों आ जाएंगे, और क वर्ग क ख ग घ अंग इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसी प्रकार से इचु यसा नाम तालु, ई और च वर्ग, मैं च वर्ग बता भी चुका हूँ आपको क्लास में। च वर्ग क्या है, च छ ज झ इया, इनका उच्चारण स्थान तालु। उसके बाद ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋ और ट वर्ग के जितने वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद ऋतु लसानाम दंता, ल और त वर्ग के जितने उच्चारण उनका स्थान तालु होता है। उसके बाद उपपद्यमानीया नाम ओष्ठव, उ में दोनों उ आ जाएंगे। जैसे ही आप जो भी ई उ जहाँ भी आ रहा है आपका ह्रस्व दीर्घ दो आ रहा है। उपपद्यमानीया नाम ओष्ठव, उ और प फ ब भ म इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसके बाद क्या होता है, अब य र ल व अंतस्था, य र ल व का उच्चारण स्थान अंतस्थ है। वकारस्य दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। र लुंठित वर्ण है। य और व को अर्धस्वर कहते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, मैं बता दिया हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको जो चीज़ें न समझ में आ रही हों वो चीज़ें हमसे आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सर मुझे ये समझ नहीं आया और ये चीज़ नहीं समझ आया। वाचन में अशुद्धता के कारण क्या होते हैं, वाचन अशुद्ध होता क्यों है, वाचन अशुद्ध होता क्यों है। क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। जैसे कि आप फिरोजाबाद में रह रहे हैं तो यहाँ पर आयो गयो खायो वो की मात्रा का ज़्यादा प्रयोग होता है, वहाँ भी आचरण क्या अशुद्ध होता है। आप किसी ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ की अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ पर भी क्या होगा, उनके संपर्क में रहेंगे तो आप भी अशुद्ध उच्चारण ही करेंगे। अगला पॉइंट भौगोलिक प्रभाव होता है। भौगोलिक प्रभाव जैसे मैंने बता दिया ब्रज क्षेत्र, तो ब्रज क्षेत्र के लोग बोलते हैं, जबकि मानक भाषा हमारी मानक बोली अलग है। अक्षरों और मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान न होना, व क श स श, तालव्य स, मूर्धन्य स, षटकोर स, इसका ज्ञान न होना, वहाँ भी हम अशुद्ध उच्चारण ही करेंगे। शारीरिक विकार, कभी कभी हमें ऐसे विकार भी हो जाते हैं
कुछ बच्चों को भी ऐसे रहते हैं कि वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसका भी अशुद्ध उच्चारण में मानसिक असंतुलन, मानसिक जो रोगी है उनके पास भी उच्चारण नहीं हो पाएगा। अशुद्ध उच्चारण के प्रकार, स्वर भ्रांति होती है, ह्रस्व और दीर्घ में अंतर न होना, ये भी होता है महत्वपूर्ण। स्वरागम होता है। स्वरागम क्या होता है? यहाँ पर जहाँ अ की मात्रा नहीं लगानी है वहाँ आ की मात्रा लगा रहे हैं। हमें तालाब कहना है, हम तालाब कह रहे हैं। तालाब कहना है, हम तालाब कह रहे हैं। तालाब शुद्ध है, लेकिन तालाब, जब हम त में आ की मात्रा और ल में आ की मात्रा और ब बोलते हैं तो वो शुद्ध है। लेकिन हम जब त में कोई मात्रा नहीं लगाते हैं और ल में आ की मात्रा लगाते हैं और ब बोलते हैं तो वहाँ पर वो अशुद्ध है। उसके बाद अनुनासिक का ज्ञान न होना। यमंगणनम नासिका च, यहाँ पर एक बात ये देख लीजिए, यमंगणनम नासिका च, इनका उच्चारण नासिका होता है। प्रयत्न लाघव है, हकलाना है, ये अन्य कारण हैं जिनसे कि हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक दोष भी हैं जिनका कि हम अशुद्ध उच्चारण प्रभाव पड़ता है। अब ये अशुद्ध उच्चारण को दूर कैसे करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर हमें मानसिक विकार है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें शारीरिक विकार है तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक मुख्य बिंदु यहाँ पर है कि जब मैंने बताया कि अकु विसर्जनीय कंठा, हमारे जो दंत, जिह्वा, ताल जो भी हैं, अगर शरीर के मुखों किसी भी अंग में दिक्कत होगी तो वो क्या होगा? स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब शुद्ध उच्चारण को दूर कैसे कर सकते हैं कि बच्चा शुद्ध उच्चारण ही करता रहे? रेडियो पर भाषण कार्यक्रम सुनवाकर, हमारे महापुरुषों की जो भाषण दिए उसको सुनवाकर भी हम बच्चे की अशुद्धियों को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। ध्वनि तत्व का ज्ञान मैं बता चुका पीछे। ह्रस्व और दीर्घ, ई, ऊ जो भी हैं उनके उच्चारण स्थान क्या क्या हैं, इनका अगर ज्ञान होगा तो बच्चा अशुद्ध उच्चारण नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है? शब्द उच्चारण के अलग से भी हमें उनमें समय देना चाहिए। पहले हम छोटे छोटे शब्दों को लेंगे, पहले बिना मात्राओं को लेंगे, फिर एक मात्राओं ऐसे शब्द लेंगे जिसमें एक ही मात्रा लगी हो उसको लेंगे, फिर दूसरे शब्द लेंगे जो जिसमें दो मात्राएं लगी हो। इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम उनको ज्ञान करा सकते हैं। और अक्षर के उच्चारण के नियम, अक्षर के उच्चारण के क्या नियम है, इस पर भी हम उनको जानकारी देकर बच्चों के गद्य पठन या पद्य पठन लय और स्वर के साथ हम सिखा सकते हैं। और कहीं पर भी आपको जो बिंदु न समझ में आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर आप रेटिंग करिए कि सर ये बिंदु मुझे समझ में नहीं आ रही है, ताकि मैं इसमें और अगली वीडियो में और चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। धन्यवाद।